नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेके आई हूँ उत्तराखंड जीके के प्रैक्टिस सेट। उत्तराखंड जीके का ये आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। उत्तराखंड में आगे कई वैकेंसियाँ आने वाली हैं, कुछ आई हुई भी हैं और इसके बाद भी जो आएंगी, क्योंकि अभी 2027 में इलेक्शन है, आप सभी को पता है कि वैकेंसीज आनी ही हैं। तो उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने वन लाइनर क्वेश्चन रखे हैं और इसका सीधा मतलब मैं जवाब दूंगी और थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी करूंगी इसके बारे में। लेकिन जो हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा उसमें ऑप्शन वाइज आपको मिलेंगे। पहले मैंने यही सोचा था कि मैं इसी तरह से करवाऊंगी, लेकिन फिर मेरे को लगा कि ऑप्शन से करवाना ज़्यादा सही, क्योंकि उसमें फिर 4 ऑप्शन रहते हैं, आप 4 ऑप्शनों को समझा पाते हो। तो ज़्यादा ना बोलते हुए सीधा मैं आज का, तो अब क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिख दी थी, मेहनत कर दी थी, तो मैंने इसको बना ही दिया। कल से आपको जो है वो ऑप्शन भी मिलेंगे। पहला जो सवाल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है, जो कि वर्तमान में है महिला विधानसभा अध्यक्ष जो उत्तराखंड की, वही राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष है। जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है रितु खंडूरी जी। ये जो है ये राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो यहाँ पे जगह कम छोड़ी है मैंने, इस वजह से मैं लिख नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं आज आपको बता दूंगी। आगे वाले जो सेट रहेंगे उसमें मैं लिखूंगी भी ये चीज़ें, जो एक्सप्लेनेशन करूंगी। तो आज सिर्फ बताऊंगी, जैसे कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, वो है रितु बहारी जी। और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तो रितु बहारी हो गई। और वर्तमान में जो हैं उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश वो कौन है, वो है मनोज कुमार गुप्ता जी। इसके साथ ही जो है मनोरमा शर्मा नाम अगर आपने सुना होगा, तो वो राज्य की पहली जो है वो महिला राज्यसभा सदस्य बनी थी और पहली मेयर भी बनी थी उत्तराखंड की। कौन? मनोरमा शर्मा जी। विजया बड़थवाल जी जो हैं वो पहली जो है वो महिला उपाध्यक्ष बनी थी उत्तराखंड की। विजय बड़थवाल पहली महिला उपाध्यक्ष के साथ साथ ही पहली उपाध्यक्ष बनी थी। जो पहली उपाध्यक्ष बनी थी उत्तराखंड की वो भी विजय बड़थवाल थी, तो महिला में तो वो पहली हो ही जाएंगी। दूसरा सवाल है यहाँ पर कि उत्तराखंड की अनुसूचित जनजाति को 2011 की जनगणना के आधार पर घटते क्रम में लिखना है। उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियाँ कितनी हैं ये आप सभी को पता होगा। तो 5 प्रमुख उत्तराखंड की अनुसूचित जनजातियां हैं, इनको घटते क्रम में लिखना है जनसंख्या के आधार पर। यानी कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है पहले नंबर पर वो कौन सी जनजाति की है, तो वो आती है थारू की। दूसरे नंबर पर आती है जौनसारी। तीसरे नंबर पर जो आती है वो आती है बोक्सा। चौथे नंबर पर आती है भोटिया। मेरा फ़ोन हिल रहा है, शायद क्या करूँगी मैं इसका, ये हिल रहा है ऐसे। और 5वें नंबर पर आती है राज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका कुछ और जुगाड़ देखना पड़ेगा, क्योंकि ये फ़ोन हिल रहा है। आज की वीडियो में तो हिलेगा ही, कल की वीडियो में मैं आपको इसका कुछ करके दिखाऊंगी। अब ये हमने बात की कि 5 जनजातियां हैं, जिसमें से थारू सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के आधार पर। दूसरे नंबर पर जौनसारी, तीसरे नंबर पर बोक्सा, चौथे पर भोटिया और 5वें पर राजी। कई बार ये भी आता है कि गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गढ़वाल मंडल की है जौनसारी जनजाति। और कुमाऊं मंडल की थारू जनजाति, और थारू जनजाति की जो है कुमाऊं मंडल के साथ साथ ही पूरे उत्तराखंड की भी सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तराखंड में जो जनजातियाँ हैं यानी कि ST वर्ग को कितना आरक्षण दिया जाता है सेवाओं में, तो वो दिया जाता है 4%। 4% का आरक्षण दिया जाता है। और विधानसभा में भी 2 सीटें जो है वो ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं। तो वो कौन कौन सी सीटें हैं, वो एक है देहरादून की चक्राता और उधम सिंह नगर की नानकपत्ता। ये सीट जो है ये आरक्षित है। तीसरा सवाल है आज का हमारा कि उत्तराखंड राज्य सेवाओं में महिलाओं हेतु क्षैतिज आरक्षण कितना रखा गया है। आपको जो है वीडियो के लास्ट में ये भी बताना है कि आपको इसमें से कितने सवालों के जवाब आते थे। ठीक है, अपना स्कोर भी बताना है। आज मैं 20 क्वेश्चन लेके आई, तो आपको अपना स्कोर भी बताना है कि 20 में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे। तो उत्तराखंड राज्य सेवाओं में महिलाओं हेतु क्षैतिज आरक्षण कितना रखा गया है, तो राज्य सेवाओं की बात की गई है। ये ध्यान रखना है कि अगर आपके दिमाग में 50% आ रहा है, तो वो जो 50% है वो पंचायतों के लिए है।
राज्य सेवा में महिलाओं के लिए कितना है, 30% है। और 50% जो है वो किस में है, उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो 50% है। अगला जो हमारा सवाल है कि राज्य के, शायद ये दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, कि राज्य के कितने जिलों की सीमा अन्य देशों से लगती है। ये आपको बताना है कि उत्तराखंड राज्य के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा अन्य देशों से लगती है। तो उसका जवाब है 5। अब ये 5 कौन कौन से जिले हैं ये आपको बताना है, ये मैं नहीं बताने वाली हूँ। इनमें से एक ऐसा जिला भी है जो 2 देशों से सीमा साझा करता है, और बाकी आपको 5 जिलों के नाम आपको कमेंट में बताने हैं। अगला जो हमारा सवाल है कि कौन सी समिति की सिफारिश पर 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया। तो ये किया गया कौन सी समिति की सिफारिश पर, उसका नाम था भंडारी समिति। भंडारी जो समिति बनाई गई थी उसकी सिफारिश पर जो है हरीश रावत जी के द्वारा ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। अब ढोल से संबंधित आजकल जो है नए क्वेश्चन आने लगे हैं, जैसे कि एक आता है कि हाँ ढोल गर्ल आ रहा है और पहली महिला ढोल वादक आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है ये सवाल, और इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं आपको अगले सेशन में इसका क्वेश्चन ही लेके आ जाऊंगी। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो आप कहीं से पढ़ भी सकते हैं ताकि आपको इसके बारे में पता रहे। अगला जो हमारा सवाल है किस हिमालय श्रेणी को प्राचीन काल में मैनाक पर्वत कहा गया है। तो कौन सी जो हिमालय की श्रेणी है उसको मैनाक पर्वत कहा गया है, तो वो कहा गया है शिवालिक को। हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है उसको जो है वो प्राचीन काल में मैनाक पर्वत कहा गया है। शिवालिक की अगर हम बात करें तो शिवालिक जो श्रेणी है ये 7 जिलों में फैली हुई है। कितने जिलों में है, 7 जिलों में ये फैली हुई है। शिवालिक की जो महत्वपूर्ण बातों की अगर हम बात करें तो जैसे कि 7 जिलों में फैली हुई है, सर्वाधिक जो वर्षा होती है उत्तराखंड की वो भी इसी श्रेणी में होती है, सर्वाधिक वर्षा। और सर्वाधिक जो पर्यटक स्थल है, पर्यटन स्थल जो है उत्तराखंड के सर्वाधिक पर्यटन स्थल वो भी शिवालिक श्रेणी में ही स्थित है। अगला हमारा सवाल है टिम्मरसैंण गुफा कौन से जनपद में स्थित है। तो टिम्मरसैंण की गुफा की अगर हम बात करें तो इसका आंसर है चमोली। उत्तराखंड का जो चमोली जिला है, चमोली जिले में टिम्मरसैंण नाम की गुफा स्थित है। यहाँ ये जो गुफा है ये यहाँ स्थित प्राकृतिक बर्फ के शिवलिंग के कारण जो है इसको छोटा अमरनाथ भी कहा जाता है। यहाँ पर बर्फ का प्राकृतिक शिवलिंग है जिसको कि अमरनाथ से जोड़ा जाता है, इसलिए इसको छोटा अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा सवाल है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ये कहाँ स्थित है। इसका जो सही जवाब है वो है मोहान। अब मैंने आपको बता तो दिया कि इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ है, ये मोहान में है। क्या आपको पता है कि मोहान कहाँ पर है, कौन से ज़िले में है, कौन से शहर में है? तो ये आपको खुद से ढूंढना है। आप ये बात जान लीजिए, समझ लीजिए कि जब तक आप सवालों को खुद से ढूंढने नहीं लगे तब तक आपको सवाल समझ में नहीं आएंगे। जिस सवाल को आपने खुद से ढूंढना शुरू कर दिया वो आपको पक्का याद होने वाला है। तो आपको सवालों को खुद से ढूंढने की आदत डालनी है। इसीलिए मैं बहुत सारी चीज़ों के बीच में आपको ये बोलूँगी कि आपको खुद से ढूंढना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसको खुद से ढूंढें। इसी तरह से एक हमारा है इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च, जो कि कहाँ पर है, जो ताड़ीखेत में है। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री जो है वो कहाँ है, वो रानीखेत में है। ठीक है। अगला हमारा सवाल है केदार सिंह रावत का संबंध किस आंदोलन से है। केदार सिंह रावत जो है ये नाम आपने सुना होगा, तो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है चिपको आंदोलन से।
चिपको आंदोलन से इनका संबंध है। चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो 26 मार्च 1974 में ये आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में जो है वो इस आंदोलन के लिए गौरा देवी को प्रमुखता जाना जाता है, लेकिन गौरा देवी के साथ साथ ही और भी कई लोग इससे संबंधित हैं, जिनमें से एक है केदार सिंह रावत जी। इनके बारे में अगर पूछा जाए कि इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध जो है वो चिपको आंदोलन से है। अभी हमारा अगला जो सवाल है दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। राज्य में एसटी वर्ग की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। इसका मतलब है कि राज्य का वो कौन सा जिला है जहाँ पर एसटी जो है वो एसटी की जो साक्षरता है वो सर्वाधिक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रुद्रप्रयाग। ये थोड़ा शायद मेरे कैमरे में मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है। जब मैं लिख रही हूँ, जब मैं हाथ डाल रही हूँ तो कैमरे का फोकस मेरे हाथ पे चला जा रहा है, पीछे की चीज़ें ब्लर हो जा रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे मैं हाथ हटाऊंगी फिर वो सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा हाथ ऐसे ला रही हूँ तो हाँ ये देखो हो रहा है, पीछे की चीज़ें ब्लर हो जा रही है, तो प्लीज़ थोड़ा इसको देख लीजिएगा आप। राज्य में एसटी वर्ग की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रुद्रप्रयाग है। कितनी है? 86.30% जो है साक्षरता है रुद्रप्रयाग की। अब इसके साथ ही सबसे कम साक्षरता जो है एसटी वर्ग की वो कहाँ पर है? वो है उधम सिंह नगर में। अगला हमारा सवाल है, कुली बेगार प्रथा के खिलाफ जो है इसके जो रजिस्टर बहाए गए थे वो कब बहाए गए थे? कुली बेगार प्रथा के खिलाफ जो उत्तराखंड में कई आंदोलन चले, उसमें एक आंदोलन हुआ एक जहाँ पर कुली बेगार के रजिस्टर बहाए गए थे, तो वो कब बहाए गए थे? इसका आंसर आपको बताना है। तो ये बहाए गए थे 14 जनवरी 1921। 14 जनवरी 1921 को क्या हुआ था? तो कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में उत्तरायणी मेले में जो है वो सरयू और गोमती नदी के संगम पर बागेश्वर में जो है इसके रजिस्टरों को बहाया गया था। और ये उत्तरायणी मेला जो लगता है ये मकर संक्रांति के दिन लगता है। 14 जनवरी को जो है 1921 में ये लगा था, जिस दिन कुली बेगार प्रथा के खिलाफ इसके रजिस्टर बहाए गए थे। अगला हमारा सवाल है, उत्तराखंड की कुल कितनी विधानसभा सीटें आरक्षित है? उत्तराखंड की टोटल विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो टोटल विधानसभा सीटें हैं 70, जिसमें से जो है ये 15 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, 15 सीटें आरक्षित है। इन 15 में से भी ये 2 भागों में बटी हुई है। 13 जो सीटें आरक्षित हैं वो एससी वर्ग के लिए है और 2 सीटें जो आरक्षित हैं वो एसटी वर्ग के लिए, आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा सवाल है, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? तो ये आपने कई बार सुना होगा, जीएस में भी आता है और उत्तराखंड में तो आता ही है, क्योंकि इसकी रचना जो है ये उत्तराखंड में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कालिदास जी के द्वारा। कालिदास जी के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई थी और ये कहाँ की गई थी? कण्वाश्रम में। कण्वाश्रम कहाँ पर है? कण्वाश्रम जो है वो पौड़ी में स्थित है, पौड़ी कण्वाश्रम। ठीक है, पौड़ी के भी कोटद्वार क्षेत्र में ये स्थित है, जहाँ पर कालिदास जी के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई थी। और ये जो कण्वाश्रम है ये कौन सी नदी के किनारे है? ये मालिनी नदी के किनारे है, ये आपको ध्यान रखना है। पंचप्रयाग की अगर हम बात करें तो पंचप्रयाग कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग। ये जो है ये पंच प्रयागों में आते हैं, ये 5 प्रयाग। ठीक है, अगला हमारा सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है इसके बाद,
कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है। अभी जो हमारी आखिरी जनगणना हुई है वो 2011 की ही हुई है। इसके बाद जो भी जनगणना हो रही है उसका डाटा आने में टाइम लगेगा, उसका डेटा आने में टाइम लगेगा। तो अभी हम इसको ही पढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है। ठीक है, ये आपको बताना है। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि शिशु लिंगानुपात पूछा गया है, मतलब टोटल उत्तराखंड का जो लिंगानुपात था वो नहीं पूछा गया है, सिर्फ शिशु लिंगानुपात पूछा गया है। तो शिशु लिंगानुपात जो था 890। अगर टोटल की बात करें कि टोटल उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है टोटल वो कितना था, वो था 963 और शिशु लिंगानुपात है 6890। ठीक है, अब अगला हमारा सवाल है कि अपना पराया नाम की जो एक सगाई रस्म है वो कौन सी जनजाति में प्रचलित है। अपना पराया नाम की सगाई रस्म जो है ये थारू में प्रचलित है। थारू जनजाति में ये जो प्रथा है ये प्रचलित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, मुचकंद, व्यास और गणेश गुफाएं ये कौन से जिले में स्थित है। तो ये जो गुफाएं हैं ये चमोली में हैं। और चमोली में भी कहाँ है, चमोली में भी ये माणा गांव में स्थित है। माणा गांव के बारे में आपने सुना होगा कि माणा जो गांव है इसको पहले उत्तराखंड का अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन अब जो है इसको उत्तराखंड का पहला गांव के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा सवाल है, नंदा देवी राजजात यात्रा कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है। आपको ये सबसे इजी क्वेश्चन लगा होगा शायद आज का। तो ये 12 वर्षों के अंतराल पर ये यात्रा आयोजित की जाती है। चमोली के जो है चमोली के नौटी गांव से ये यात्रा जो प्रारंभ होती है और हेमकुंड तक ये चलती है। इस यात्रा की अगर हम दूरी की बात करें तो लगभग 280 किलोमीटर ये पैदल यात्रा है। ये आपको ध्यान रखना है, पैदल यात्रा है लगभग 280 किलोमीटर की। और यात्रा जो है ये जो यात्रा है इसका जो नेतृत्व करता है ये कौन करता है, ये चौसिंगिया खाडू करता है। चौसिंगिया खाडू इसका नेतृत्व करता है। अगला हमारा सवाल है, ऋषिकेश में स्थित 84 कुटिया की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, महर्षि महेश योगी के द्वारा। महर्षि महेश योगी इनके द्वारा की गई थी। 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। ये जो है काफ़ी समय से बंद इनको किया गया था और 8 दिसंबर 2015 से पर्यटकों के लिए इसको वापस खोल दिया गया है। आज का हमारा आखिरी सवाल है, रम्माण उत्सव का आयोजन किस महीने में होता है। तो रम्माण उत्सव का जो आयोजन है ये बैशाख महीने में होता है। बैशाख यानी कि अप्रैल माह में इसका आयोजन होता है। सरूड डूंगरा गांव में मुख्यतः इस उत्सव का आयोजन होता है। तो इसके बारे में आपको बताना है कि रम्माण को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल से आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे जो आज हम नहीं ला पाए, और कल से आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसमें आपको डिटेल से हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। थैंक यू।